चलो टॉपिक संपूर्ण टाकूया चॅप्टर कोणतं एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 15 पर्यंत केलं होतं आपण. क्वेश्चन नंबर 16 काय दिलंय? फाइंड द इक्वेशन of the line parallel to the x-axis. 16 क्या क्या गिवन है? लाइन is parallel to x-axis. लाइन x-axis को पैरेलल है and passing through the point of intersection of these two lines, x plus y is equals to 2 and 4x plus 3y इज इक्वल टू 10. क्या करना है बेटा आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है और जो इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से पास हो रही है. आ रही बात समझ में? मतलब जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन क्या है? एक्स एक्सिस को पैरेलल है. आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है और वो पास कहां से हो रही है? इन दो पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से. मतलब ऐसा मान लो ये दो लाइंस अगर कुछ ऐसी है, ठीक है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है जो आपके एक्स एक्सिस को पैरेलल है. तो आपको इसका इस वाली लाइन का इक्वेशन लिखना है. तो इस वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, कौन सा? ये वाला, जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. मतलब अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ तो मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा जो कि मुझे इस लाइन के ऊपर ये है अवेलेबल. मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है ना जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है. इसका स्लोप क्या हो गया? 0. क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को पैरेलल है. तो इस लाइन का स्लोप हो गया 0 और इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट मतलब क्या? इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो अगर मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली इस इक्वेशन को मान लो मैंने 3y से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 3 से, अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? 3x plus 3y इज इक्वल टू 6. यहाँ पर लिख देता हूँ 3x plus 3y इज इक्वल टू 6. अब इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 3y चला गया, क्या बचा? x इज इक्वल टू 4. x की वैल्यू 4 है तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा? -2. x की वैल्यू 4 है, y इज इक्वल टू -2. सो रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू हा बेटा बोलो. ज्या लाईनचे इक्वेशन काढायचे ती लाईन कोणत्या पॉइंट मधून पास होती है? पासिंग थ्रू 4, ये पॉइंट में से कौन से पॉइंट में से पास हो रही है? इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है. तो ये रिक्वायर्ड लाइन है पासिंग थ्रू पॉइंट्स 4, -2 एंड स्लोप ऑफ लाइन इज 0. Therefore, equation of line is y minus y1 is equals to m into x minus x1. तो y माइनस और माइनस प्लस 2, स्लोप 0 है तो खत्म बात. y is equals to -2 या वही y plus 2 is equals to 0 is the required equation of line. ठीक है. Question number 17. Find the equation of the line passing through the point of intersection of the lines and making intercept 3 on the x-axis. Again same type of question है. x plus y is equal to 2 लाइन है and 2x minus 3y is equal to 4. ये दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली आपकी लाइन है. इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपकी लाइन जा रही है और जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उस लाइन का x इंटरसेप्ट दिया है. कितना x इंटरसेप्ट? मेकिंग इंटरसेप्ट 3 ऑन द x एक्सिस. मतलब जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो लाइन x एक्सिस को कहां कट कर रही है? x इंटरसेप्ट इज 3. देयरफॉर लाइन कट्स या फिर इंटरसेक्ट्स, लाइन इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट, अरे बोलत अरे 3,0 बरोबर आहे.
3,0 मध्ये होती आहे. मग आता ज्या लाईनची इक्वेशन काढायचे त्या लाईनवरचे एक पॉईंट भेटला 3,0 आणि ती लाईन या दोघांच्या पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन मधून पास होतीये. मग या इक्वेशनला जर मी 3 ने मल्टिप्लाय केलं कोणत्या वरच्या इक्वेशनला मल्टिप्लाइंग बाय 3 तर काय भेटणार आहे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा 3 3 कैंसिल 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू 10. x इक्वल टू क्या मिलेगा 2. अब x 2 आ गया तो y का वैल्यू कितना होगा 0. यही है ना x का वैल्यू अगर 2 रखा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0. देयरफॉर जिस लाइन का इक्वेशन लिखना है उस लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स मिल गए. 2 points on line are 2, 0 and 3, 0. तो लाइन का इक्वेशन क्या हो गया 2.1 सीधा बता दो ना. देखो जिस लाइन का इक्वेशन निकालने जा रहे हो उस लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स आपके सामने हैं और दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट 0 है. तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0. x एक्सिस होता है ना. हाँ आधी बात समझ में. x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल 0. क्यों क्योंकि x एक्सिस के ऊपर के प्रत्येक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0. डबल पॉइंट इस्तेमाल करेंगे y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. y माइनस y1 मतलब क्या y माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस x2 मतलब क्या है y2 माइनस y1 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. तो क्या हो गया बेटा ये y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो गया. ये 0 हो गया ये इधर से इसमें आके 0 में समा गया. तो लाइन का इक्वेशन क्या मिल गया y इज इक्वल टू 0. मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं x एक्सिस की बात कर रहे हैं. आई बात समझ में. ठीक है ये तो लाइन जिस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं उस लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स को देखते ही बात समझ में आनी चाहिए. अरे भैया इसके तो y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये x एक्सिस है. सिर्फ एक ही लाइन ऐसा होता है जिसके सारे y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं. कौन x एक्सिस. तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 0. ठीक है ये क्वेश्चन पढ़े जो आपने सॉल्यूशन लिखा है वो गलत हो गया. गलत क्यों हुआ है ये सोचना है आपको. क्वेश्चन पढ़ो.
एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हुआ, मैंने क्वेश्चन अलग लिखा है, इसकी वजह से आंसर ये आ रहा है। इक्वेशन क्या दिया है बेटा? 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो इधर आके -4 हो जाएगा ना। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस एंड मेकिंग इंटरसेक्ट 3 ऑन द x एक्सिस। दो लाइंस क्या दी है? 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो उधर जाने के बाद -4 होना चाहिए ना, तो मैंने प्लस 4 ही रख दिया, इसकी वजह से इतना गड़बड़ हो गया। वहां से कहाँ हो गया आंसर? ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? -4। तो अगर ये -4 है तो इधर क्या हो जाएगा? ये तो ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ कितना आएगा? 2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/5। तो अगर x 2/5 है तो y कितना बनेगा? तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 2/5। 8/5। तो 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन क्या क्या हो गए? 2/5, 8/5 एंड ये 3,0 सेम है। तो अब लिखते हैं लाइन का इक्वेशन। मुझे क्यों लगा पता है गलत है? ये तो ठीक है, इसमें दिया ही था, लेकिन गलत क्यों आया? x एक्सिस आ रहा है और लाइन का x इंटरसेप्ट दिया है, तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि जो लाइन आपका, जिस लाइन का आप इक्वेशन निकाल रहे हो वो खुद x एक्सिस को कट कर रही है, और हम बोल रहे हैं कि वो लाइन x एक्सिस ही है। ये थोड़ा अजीब है ना, है ना? हाँ, तो y माइनस y1 मतलब 8/5 लेते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस x1 मतलब 2/5 लेते हैं, फिर y2 माइनस y1 मतलब -8/5 एंड x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 2/5। तो -8/5 डिवाइडेड बाय 5 3 15 15 ने दोन गेले 13 13/5 आसपास उडाले, काय उरलं रे? -8/13। तो क्या हो जाएगा बेटा? 5y माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5x। अच्छा क्या? अच्छा कुछ नहीं। अच्छा 5y माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5, 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा आपके पास इधर? -8/13। तो दिस इम्प्लाइज, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 65y माइनस तेरा पाड़ इतने रहेगा -40x प्लस 16। So this implies 40x प्लस 65y, और ये इधर आ जाएगा तो 120 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 8x प्लस 24, बस ये हो गया आंसर। ठीक है। हाँ, अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि एक ट्रायंगल है ABC जिसके वर्टिसेस आपके सामने है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। एंगल BAC के बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। एंगल BAC का बाइसेक्टर मतलब क्या? उस एंगल को बाइसेक्ट करना रही रे। कौन एंगल को कौन बाइसेक्ट करता है? रे बाइसेक्ट करता है ना। रे मतलब लाइन का हिस्सा ही हो गया, तो उसका इक्वेशन निकाला जा सकता है। अब आपको क्या करना है? एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। एंगल बाइसेक्टर इज अ रे। तो कौन सा एंगल को बाइसेक्ट किया जा रहा है? ए को बाइसेक्ट किया जा रहा है, तो ए को बाइसेक्ट किया मान लो, तो ये और ये सेम हो जाता है। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझेंगे। अब अगर मुझे एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है, मतलब मैं कुछ ना कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो मैंने इसको डी बोल दिया। तो वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एडी। इक्वेशन ऑफ एडी निकालना है। तो सवाल ये है कि कैसे निकाला जाए इक्वेशन ऑफ एडी, क्योंकि हमारे पास लाइन का इक्वेशन निकालने के जितने फॉर्म्स अवेलेबल हैं, उस फॉर्म में से कौन सा फॉर्म यहाँ पर बैठ सकता है। अब आपको एडी का इक्वेशन निकालना है, तो एडी के ऊपर का एक पॉइंट आपके पास है, ना तो एडी का स्लोप पता है, ना तो एडी के ऊपर का दूसरा पॉइंट पता है, तो फिर कैसे निकालेंगे? बीसी का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। और वो परपेंडिकुलर थोड़ी ना है,
ऐसा थोड़ी ना बोला है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। वो तो एंगल बाइसेक्टर है ना, वो कैसे भी हो सकता है। क्या वो परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है आपको? अरे मंदार, परपेंडिकुलर है क्या वो? आओ काय बळजबरी व्हायची? अरे बाबा परपेंडिकुलर दिसतंय म्हणजे तसं नाही, जसं दिसतं तसं नसतं, म्हणून त्याच्यात फसतं. जागो बेटा जागो, नींद से जागो. अरे तुम्ही मला सांगा, इथं ढळढळ दिसत नाही का तुम्हाला कि ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल कैसे भी हो सकता है ना. अब जैसे मान लो ये आपका ट्रायंगल है, अब आपने इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ले लिया, कुछ ऐसे आ गया, क्या ये परपेंडिकुलर होगा? क्यों होगा परपेंडिकुलर? एंगल का बाइसेक्टर ले रहे हो, कुछ भी हो, कैसे भी आ सकता है. किसी सिचुएशन में परपेंडिकुलर हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता. हमें क्या पता है कि जो ट्रायंगल दिया उसमें ए पूरा बोलनो का ना लानी बेटा हां हे परपेंडिकुलर नाही रे, कसं काय म्हणते तुम्ही परपेंडिकुलर? चलो ये खारिज कर दिया मैंने, ये परपेंडिकुलर नहीं है. क्या फायदा BC का स्लोप निकाल के? चलो बताओ आप क्या करेंगे. चलो ये तुम्हाला पटतंय का रे कि अगर मुझे AD का इक्वेशन निकालना है तो A का कोऑर्डिनेट आपके पास है, अगर आप D का कोऑर्डिनेट निकालते हो तो आपका काम हो जाएगा. ये पटतंय का? ये मनाला पटतंय का? हाँ, तो फिर अब अगर ये मन को पट रहा है आपके, तो फिर अब आप मुझे बताइए कि D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपकी क्या चाल चलेगी. आपको टू पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकालना है, लेकिन दूसरा पॉइंट आएंगे कहाँ से, ये तो पूछ रहा हूँ. ये जो दूसरा पॉइंट है AD के ऊपर का, उसका कोऑर्डिनेट कहाँ से लाएंगे? अगर वो पॉइंट लाई कर रहा है लाइन में, तो इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा ना. तो करेगा, ठीक है. तो अगर हमने वो BC का इक्वेशन निकाल के तो कैसे कर सकते हैं? BC का इक्वेशन निकाला, लेकिन आपके पास D के दो कोऑर्डिनेट है ना, वो आप उस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको एक ही इक्वेशन मिलेगा दो वेरिएबल में का, जिसका सॉल्यूशन थोड़ी ना मिल पाएगा. समझ में आ रही क्या बात? शतरंज खेलते हो बेटा? शतरंज आता है खेलने को? शतरंज में कैसे चाली चली जाती है? क्या? वही भी मतलब चाल तो चलनी होती है ना, दिमाग लगाना होता है. 9th में आपने प्रॉपर्टी देखी होगी एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड, 9th या 10th के अंदर. D इज मिड पॉइंट नहीं बेटा, मिड पॉइंट क्यों बोलेंगे? इतना तो हमें पता है ना कि D इज इंटरसेक्टिंग. भैया ले हने ना तुम्हारी करोगे. D जो है वो कहीं पर BC के बीच में, BC को दो हिस्सों में तोड़ रहा है. एक छोटा हिस्सा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. तो बस हम इतना बोल सकते हैं कि BC इज सेक्शनड बाय D पॉइंट, इंटरनली डिवाइड हो रहा है. D पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है. तो अगर D का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अगर मुझे रेशो पता चल जाता है तो मेरा काम हो जाएगा. और रेशो कैसे पता चलेगा बेटा? एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है. किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल का बाइसेक्टर लेते हो तो AB बाय AC इज इक्वल टू BD बाय DC होता है. याद है आपको? नहीं याद? नहीं याद? ये प्रॉपर्टी देख लो, ये प्रॉपर्टी स्कूल वाली, ठीक है, स्कूल वाली प्रॉपर्टी यही है. कौन सी? जैसे मान लो ये मैंने ट्रायंगल निकाल लिया ABC, इसका नाम है. अब ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है. ये दो आके क्या बताती है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है. अब स्कूल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि AB बाय BC इज इक्वल्स टू AD बाय BC. आ रही बात समझ में? यहाँ पर क्या किया आपने कि ये वाला जो हिस्सा है डिवाइडेड बाय ये वाला हिस्सा, तो इस वाले हिस्से के साथ इधर का कौन सा पार्ट कनेक्टेड है वही लेंगे. ऐसा नहीं करना है कि AB बाय BC इज इक्वल्स टू BC बाय AD. अपने घर का नहीं कि कुछ भी लिख दिया. अगर एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लिख रहे हो तो ये बात ध्यान में रखना है, कौन सा हिस्सा ले रहे हो. पहले ये वाला ले रहे हो ना रेशो में, तो इससे रिलेटेड इधर वाला हिस्सा आएगा सेगमेंट का. कळतंय का? मग हे कोणत्या भी एंगल साठी होऊ शकतं. मी या एंगल साठी लिहिले, तुम्ही या एंगल साठी पण लिहू शकता. अगर मैं ये वाला एंगल बाइसेक्टर निकालता हूँ तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा.
मतलब आपका एंगल बाइसेक्टर जिस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, जिस एंगल बाइसेक्टर की वजह से उसके ऑपोजिट सेगमेंट डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, तो वो रेशो आप निकाल सकते हो अगर आपके पास जो डिवाइड हो रहा है एंगल, मतलब तीनों भी वर्टेक्सेस मौजूद है। तो अब इस वाले केस में क्या हो रहा है बेटा, इस वाले केस में क्या हो रहा है, ए बी बाय ए सी, in given triangle angle bisector property by property of of angle bisector काय लिहू शकता तर तुम्ही AB by AC इज इक्वल टू क्या लेंगे रे, ऊपर AB लिया है तो AB से रिलेटेड इधर पे कौन है, BD बाय DC। तो BD इज टू DC, ये जो रेशो है, D पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है BC को, इन व्हाट रेशो, वो आपको मिल जाएगा AB और AC का डिस्टेंस निकाल दोगे, और AB और AC निकाल सकते हो कि नहीं, AB निकाला जा सकता है डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू, नाउ AB इज इक्वल टू कितना आएगा, रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 5, एंड AC क्या आएगा, रूट के अंदर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो 2 आएगा, एंड देयरफॉर BD इज टू DC इज नथिंग बट कितना आ गया 5/2, मानने का ये। अब ये हो गया 5, ये हो गया 2, तो D का कोऑर्डिनेट कैसे आता है बेटा, D इज नथिंग बट व्हाट, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, कामा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो बताइए ये आपका हो गया m, ये हो गया n, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो m x2 मतलब क्या 5 into 2 10 plus 2 into 0 0 divided by 5 plus 2 m y2 मतलब 5 into 3 15 plus n y1 that is plus 0 and divided by 7, so this is nothing but what 10 by 7 comma 15 by 7। चलो सांगा मला झालं, 2 पॉइंट्स मिल गए ना आपको। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AD by Dowley intercept by Dowley intercept form y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। प्रयासमध्ये मला 5 वर्ष होतील काम करता करता, पण एवढी शांत बॅचने पाहिले हो मी, शांत बसले असं वाटत नाही, एखादं रेकॉर्डिंग पाहत असेल त्याला वाटत नाही एकच बडबड करायची। हे शांत आहे तुम्ही का सकाळची झोप जास्त नाही मला याच्यातच काय, शांत आहे तुम्ही, शांत पडले अंदाज ए मुख्य होता रे एक दिवस बोलत जा चला y minus y1 y minus 3 divided by y minus y1 divided x minus x1 4 is equal to y2 minus y1 y2 काय रे 15 by 7 minus 3 10 by 7 minus 4, this implies y minus 3 divided by x minus 4 लागलो बडबड करायला, आज ते तुला कळलं स्वतः जातात 7 3 21 15 तो minus 21 minus 6 divided by बरोबर आहे का रे, साय का साय 3 18 and this implies 3y minus 9 is equal to x minus 4 and this implies x minus 3y is equal to y।
बरोबर आहे का? बरोबर. लिहित असता का तुम्ही? लिहिता येते तुम्हाला हाताने? हो हा? द्यावर मग ते बसलेत. चॉकलेट पण अरे यार तू विसरून गेलं. 10 मिनिटं लवकर आलं. कशात काय उशीर आला तू याडे? मी लवकर फोन. हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या दिया है? हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. करना क्या है? ट्रायंगल के तीनों साइड्स का इक्वेशन लिखना है और सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना तो हमने सीख लिया ऑलरेडी, सीखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 7 देखा था बेटा. जागो बेटा जागो. ठीक है चलिए. तो क्या करना है? ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है. कैसे निकालेंगे ए बी? ए बी कैसे निकालेंगे बेटा? ए बी तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3. पता नहीं है ना? ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या? और जरूरत पड़ेगी उनकी तो उनको हमने मान लिया x1 y1, x2 y2, x3 y3. ठीक है. अब देखो ये ट्रायंगल के मिड पॉइंट से, तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ तीनों को भी, तो इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है ये मुझे देखना है. हाँ. क्या फायदा होगा मुझे इससे? इससे मुझे तभी फायदा होगा जब मुझे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी पता होगी. बताइए डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब क्या हुआ? बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब हमको बता रहे हैं मंदार जी कि एक में एक को बाइसेक्ट करते बोले. ठीक है बेटा, सही है, सही तो है. हाँ. तो इसका हम लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं? अब जैसे मान लो मुझे ए बी का इक्वेशन लिखना है, तो मेरे पास बी ए बी के ऊपर का एफ पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट तो मेरे पास है. अब मुझे या तो ए या फिर बी दोनों में से किसी एक का कोऑर्डिनेट मिल जाता है तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करके लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ. ठीक है. तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इन दोनों में से किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकूं. अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या ये पैरेललोग्राम बोल सकते हो इसको आप? क्या इसको पैरेललोग्राम बोला जा सकता है? क्यों बोला जाएगा? क्योंकि है ना वो पैरेललोग्राम. कैसे है? जैसे भी आप किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हो तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है. आप देख सकते हो खुद भी. कैसे कैसे देख सकते हो? अरे कैसे देखेंगे? अरे भाई कैसे देखेंगे? मतलब देखो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं. तो फिर ठीक है, रहने दो यार, ये पैरेललोग्राम है. ठीक है. है ये पैरेललोग्राम, इसमें क्या देखना है? ये दिख तो रहा है ये पैरेललोग्राम. ठीक है. तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं अगर इसका डायगोनल ड्रॉ करता हूँ बेटा, ये दूसरा वाला, तो डायगोनल्स क्या होते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. मतलब ये क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया ना. किसका? दोनों के डायगोनल का मिड पॉइंट हो गया क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो एडी का ये एडी का क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया. और ईएफ का या एफई का भी मिड पॉइंट हो गया. अब आप मुझे बताइए, एफ और ई दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास है तो आप क्या निकाल सकते हो? ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो. निकाल सकते हैं. तो इस मिड पॉइंट को मान लो कुछ बोल देते हैं हम लोग. क्या बोले? M1 बोलते हैं. हाँ ठीक है. क्योंकि और भी मिड पॉइंट्स लेने हैं. M1 M2 M3 ऐसा करते हैं. मिड पॉइंट 1 मिड पॉइंट 2. अब ये M1 कैसे मिलेगा बेटा आपको? M1 इज इक्वल टू, इसका कोऑर्डिनेट कैसा मिलेगा? तो बताइए -5 + 4 डिवाइडेड बाय 2, -3 - 2 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज इक्वल टू -5 + 4 -1 -1 बाय 2 -3 - 2 -5 बाय 2. ये क्या मिल गया आपको? M1 के कोऑर्डिनेट्स मिल गए.
लेकिन m1 इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AD। तो m1 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m1 को कैसे, x1 minus 1 by 2 and y1 plus 8 by 2। तो बेटा ये भी m1 का कोऑर्डिनेट है, ये भी m1 का कोऑर्डिनेट है। व्हाट दिस इंप्लाई, ये इंप्लाई करेगा कि दिस मस्ट बी इक्वल टू -1/2 and y1 plus 8/2 must be equals to -5/2। तो 2 तो चले जाएंगे, तो x1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0 एंड y1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा -30। तो ये हो गया आपका 0 एंड -30। तो क्या आप अभी इक्वेशन ऑफ AB निकाल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करके? AB के ऊपर के 2 पॉइंट मिल गए कि नहीं? सर वो पहले वाले क्वेश्चन में -5 है क्या उधर की साइड पे? क्या x minus 3y is equal to minus ऊपर वाले साइड 18th में इक्वेशन क्या हुआ? लास्ट आंसर, last equation x minus 3y अच्छा अच्छा, इधर क्या क्या हुआ इधर -5 कहाँ पे? तो 3y minus 9 equal to अच्छा, x ये। minus 2। इसको क्या हुआ, तो -5 क्या माइनस होगा? साइन हो तो बिगर नंबर आता है। अरे भाई ये ऐसा करो ना, इसको ये 3 इधर आ गया, ये 3 इधर आ गया, x minus 3y हो गया। अब ये 4 को इधर लेके आए, तो माइनस तो ये माइनस होना चाहिए होना चाहिए, सही तो है। अच्छा तो हाँ ठीक है भैया, इसको माइनस कर लो। अरे माइनस होगा, ये हो जाता है आदमी से। तो भाई इसलिए बोलता हूँ सोते मत जाना क्लास में। इतने बच्चों में बस एक ही स्टूडेंट बता रहा है, मतलब बाकी लोग आराम चल रहा है बाकियों का। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग ऐसे मिस्टेक करते हुए रहते हैं जानबूझ के, ताकि देखा जाए। मैं सोच ही रहा था कोई बताएगा नहीं बताएगा, मैं बताने वाला था। लक्ष्य जैसा नहीं है तो चल ठीक है। बाकीचे फक्त बघून लिहायचं काम करते ना, याचा अर्थ असं क्लिअर झालं आहे ना? मग कसं काय नाही सांगितलं तुम्ही? एक वाटायचं काय संबंध आहे त्याच्यामध्ये, होऊ शकतं। कोणीच नाही सांगितलं बरं का, एक सगळीकच नाही वाटतं पोरांनी। चला ठीक आहे, आता याच्यानंतर लक्ष द्या बरं का। सर आतमध्ये आयुष्यमान परत सोय आतमध्ये, म्हणजे माग बसलोय मलाच मोठं लेअर सांगतोय। वा रे वा, आप बता, आप लिखो क्या बड़ा। भाई हाँ चला काय झालं रे मग? हाँ इक्वेशन ऑफ ए बी लिखेंगे अभी। इक्वेशन ऑफ ए बी बताइए कैसे लिखा जाएगा? y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। चलिए x1 y1 किसी को पकड़ लेते हैं, x2 y2 ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास। हाँ तो ये x1 y1 हो गया, तो y minus y1 मतलब क्या हो जाएगा +13 डिवाइडेड बाय x minus x1 मतलब क्या हो जाएगा 0। ठीक है। हाँ यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा y2 minus y1 मतलब -3 प्लस 13 डिवाइडेड बाय, देखो y2 minus y1 और नीचे क्या होगा x2 minus x1 that is -5 -0। हाँ that is y plus 13 divided by x is equals to 2। तो ये कितना आएगा -2। तो y plus 13 is equals to -2x that is 2x plus y is equals to -13 लिखना सही नहीं लगेगा, इसको लेफ्ट में ही रखते हैं, ऐसे लिखते हैं।
ये हो गया इक्वेशन। देख लो भाई, कैलकुलेशन देखना है ना आपको। ये हमेशा मतलब ये कहावत है, जो भी आदमी बहुत इंटेलिजेंट होता है उसकी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, तो मेरे क्लास में ध्यान रखते हैं इस बात का, ठीक है। ए वेंकटेश, तू झाली तू जो चलो मत सांगे हो रहा था। ए बी का इक्वेशन निकाल लिया, अब बी सी निकालना है, ए सी निकालना है। मान लीजिए मुझे बी सी का इक्वेशन निकालना है, तो मेरे पास बी सी के ऊपर का डी पॉइंट है, ये कैसे निकालेंगे रे? मिड पॉइंट। अभी अभी जैसे किया था वैसे ही करेंगे। अब आपके लिए पैरेललोग्राम कौन बन गया? ये वाला बन गया। सर एफ ए बी का मिड पॉइंट। हाँ चलो, अब तो मिड पॉइंट भी मिल गया है, तो ये पॉइंट आराम से मिल सकता है। एफ ए बी का मिड पॉइंट है, अब ये करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा हो जाएगा x1 प्लस x2। अरे x1 क्यों, यहाँ पर पॉइंट है ना आपके पास, 0 प्लस x2 हो गया खत्म। तो b के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? 0 x2 प्लस 0 y। ये किसके कोऑर्डिनेट्स है? ये f के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। f इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम लोग f के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख रहे हैं? x प्लस 2 x2 प्लस 0 by 2 y2 minus 13 by 2, and this is nothing but what? minus 5 comma minus 3। तो क्या मिलेगा आपको? f is equal to x2 f has coordinate बताइए सीधा -10। हाँ, ये दोनों को इक्वेट कीजिए, ये डालो -6 और ये इधर आ गया तो 7। तो कितना आ गया कोऑर्डिनेट? -10 कोमा 7। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए रे? बी 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 सॉरी, ये बी के हो गए। ये एफ के कोऑर्डिनेट्स थे, जिनको इक्वेट कर दिया तो आपको मिल गए बी के कोऑर्डिनेट्स। एक्चुअली आपको x2 और y2 की वैल्यू मिलती है, मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है और डी के भी कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, तो आप इक्वेशन में बीडी लिख सकते हो। बताओ बीडी का भी इक्वेशन होता है? नहीं समझा कहीं होगा, कोई बात नहीं, संस्कारी बच्चे हैं। हाँ बेटा, तो क्या करना है अभी? एसी का इक्वेशन लिखना है। सर ए और ई है दोनों। ए बी का निकाला हमने, बी सी का निकाला, अभी एसी का निकालना है। ये ई है तो ए है आपके पास और ई है, खत्म है, दोनों भी है, हो गया, आ जाएगा। हाँ, अब इसके अंदर एक और चीज करनी है आपको कि आपको सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अब सर्कम सेंटर मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है। तो ये देखो, ये तो एक्चुअली ऑलरेडी मिड पॉइंट है आपके पास, तो आपको बस क्या करना है, इसमें से पास होने वाला आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। और अब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो ये इससे आप स्लोप निकालेंगे, ये लाइन का स्लोप निकालेंगे, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप मिल जाएगा और उसके ऊपर का पॉइंट मिल जाएगा, तो उसका इक्वेशन निकलेगा। ऐसे ही दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालिए और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना। अरे सर्कम सेंटर काय असतं रे? परपेंडिकुलर बायसेक्टरचा पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स असतो, बरोबर आहे। मग तुम्हाला जर सर्कम सेंटर फाइंड आउट करायचं आहे तो कोणते भी दोन परपेंडिकुलर बायसेक्टरची इक्वेशन काढावं लागतील ना। मग त्या परपेंडिकुलर बायसेक्टरची इक्वेशन काढायची पद्धत काय आहे? कैसे निकाल सकते हो किसी भी परपेंडिकुलर बायसेक्टर का? आप साइड का परपेंडिकुलर बायसेक्टर है तो मिड पॉइंट में से पास होगा, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास है, मतलब जिस परपेंडिकुलर बायसेक्टर की इक्वेशन लिखना है उसके ऊपर का एक पॉइंट आपके पास है। अब अगर परपेंडिकुलर बायसेक्टर का स्लोप मिल जाए तो काम बन जाएगा। स्लोप कैसे निकलेगा? तो वो जिस साइड को परपेंडिकुलर है उसका स्लोप आपके पास है। जैसे मुझे बताइए एसी का स्लोप निकाल सकते हो कि नहीं? एसी का स्लोप निकाला जा सकता है कि नहीं? ए पॉइंट है, ई पॉइंट है, तुम्हाला पाहिलं? मला ना ते हेच आठवतं, ते आमच्या बाराच्या ग्रुपवरती एका पोराने टाकलं होतं, मी काहीतरी मेसेज टाकला होता वाटतं त्याच्यावरती, ते म्हणत नाही ते पोरग ओ भाई जज्बात बदल गए, टाइम बदल गया, मारो मुझे मारो
असे बघतेत ना, अरे बाबा हो म्हणत जा, नाही म्हणत जा, काहीतरी समोरच्या माणसाला कळतं. त्या कधी बसनं प्रवास केलेला आहे तुम्ही? लालपरी केलाय प्रवास बसनं? त्या बसमध्ये कंडक्टरचं काम काय असते रे? बस असते भदाडीची भदाडी आणि बस स्टँडवरती लोक बावळ सारखं फिरत असते, त्यांना घेणदेण नसतं. 100 बस निघत असते एक म्हणजे 10-15 बस तरी निघायले, कुणी मागं व्हायले, कुणी पुढे व्हायले. एवढी मोठी बस आहे ती. थोडा टच बी लागला एखाद्याला तर कार्यक्रमच आहे त्याचा. बरोबर आहे की? मग ते कंडक्टर काय करत असते, ते शिट्टी वाजून त्याला सांगत असते. मग आता त्यानं जर सांगितलंच नाही तर ड्रायव्हरनं करायचं काय नेमकं? रोज 5-50 लोक मरतील बस स्टँडवर, माहिती आहे? तसं आहे आपलं काम. तुम्ही कंडक्टर आहे तर मी ड्रायव्हर आहे. मी गाडी पाठीमागे गेलो दिवसमध्ये, तुमचं काम आहे मला सांगणं. तुम्ही सांगतच नाहीत ते. काय का तरी शांत. तुम्हाला काहीतरी विचारलं हो नाही काय ते बोलायला पाहिजे माणसाने. चला मग आता हे काढू शकता का तुम्ही? हो सर. हा? हा. बरं कंडक्टरनं कशी बी वाकडे तिकडे शिट्या वाजले काही सांगितलं तरी मी म्हणू शकतो बरं का. काय त्याच्यामुळे नुसतं उगतच येड्याने होतं म्हणून बी जमणार नाही. कुठं हो सर म्हणायचं ते बी कळलं पाहिजे ना. OAB are vertices of a triangle. OAB are vertices of a triangle. Okay. Find the coordinates of the in center of a triangle OAB. आता इथे ट्रायंगल OAB काढलेलं आहे. ऑब्विसली OAB त्यांनी म्हटलेले वर्टायसेस आणि O चे कोऑर्डिनेट्स काय आहेत रे? 0. O चे कोऑर्डिनेट्स दिले 0,0, A चे कोऑर्डिनेट्स आहेत 6,0 आणि B चे कोऑर्डिनेट्स आहेत 0,8. These are vertices of a triangle OAB. हे ट्रायंगल OAB चे वर्टायसेस. ठीक आहे? मग सांगा मला हे जर ट्रायंगल OAB चे वर्टायसेस आहेत तर O काय आहे तुमचा? ओरिजिन आहे. म्हणजे ट्रायंगल कसा असणार आहे? हा O झाला. A पॉइंटचे कोऑर्डिनेट कसे आहेत? 6,0 म्हणजे पॉइंट कोणत्या ऍक्सिस वर आहे? एक्स एक्सिस वर है ना, कारण कि y कोऑर्डिनेट 0 है तो मान लेते हैं यहाँ पर आपका a है 6,0 और ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए क्योंकि ये 6 है तो 8 थोड़ा बड़ा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ. b पॉइंट क्या है आपका 0,8. ठीक है. हाँ अब आपका ट्रायंगल कैसे बन रहा है? OAB. ठीक है, तो राइट एंगल है लेकिन इस तरीके से OAB. करना क्या बेटा इसके अंदर आपको इसका इन सेंटर निकालना है. ओ 0 नहीं बी से बी ए का मिड पॉइंट. ओके बीए का मिड पॉइंट प्रॉपर्टी पता है. राइट एंगल ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होता है? नहीं सर्कम सेंटर होता है. 0,0. वाह अरे इन सेंटर पर वाह रे वाह सर्कम सेंटर आसन ना भैया. इन सेंटर क्या होता है? सर्कल के अंदर होता है ना. यहाँ पे इन सेंटर लोगे सर्कल इन सर्कल कैसे निकलेगा वो? इन सेंटर क्या होता है? सर्कल के इन सर्कल का सेंटर होता है ना, तो वो ट्रायंगल के अंदर ही आएगा ना भाई. आप अगर मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट होता है लेकिन वो सर्कम सेंटर होता है ना. ये से यहाँ से निकाल के ये ऐसे होकर निकलेगा. कमाल करते हो. सेंटर जो ट्रायंगल के अंदर और सर्कम सेंटर जो उसका सेंटर होता है सर्कल बनाएंगे. कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं बोलेगा. बात समझिए. इन सर्कल मतलब देखो आपके पास अलग अलग ट्रायंगल के टाइप है ना, उसके हिसाब से उन्होंने ऑब्जर्वेशन से बता दिया कि भैया अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उसका अगर सर्कम सेंटर निकालते हो तो वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है. अब जैसे मान लो आपने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल निकाला है, अब इसका अगर आपको सर्कम सेंटर ढूंढना है तो आप सर्कम सेंटर के लिए क्या करते हो? एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, दूसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहां पर आ गया? इंटीरियर में आ गया. अब अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये सर्कम सेंटर कहां पे होगा? तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ये जो पॉइंट आता है ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है. तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस आता है सर्कम सेंटर के लिए. अब वही अगर आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इसका कैसे आएगा बेटा? ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा, सॉरी ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा कुछ, और फिर ये कुछ ऐसा होगा.
मतलब ये कहीं यहाँ पर आ जाएगा, तो ट्रायंगल के बाहर जा रहा है वो। आ रही बात समझ में? और इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है ना। एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोल सकते हो, 3 एंगल बाइसेक्टर है तो। हाँ, तो अब आपको इस ट्रायंगल के अंदर आपके जो एंगल बाइसेक्टर है, जैसे मान लो ये एक एंगल बाइसेक्टर ले लिया आपने, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया? ये वाला हो गया। अब ये क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो मैंने यहाँ पर ऐसा निशान बना दिया, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ थोड़ा अलग निशान बना दिया, क्योंकि ये निशान क्या बताएगा? जो एंगल का मेजरमेंट ये वाला पार्ट का है, इस वाले पार्ट का जितना मेजरमेंट है उतना मेजरमेंट इस वाले पार्ट का है, फिर यहाँ से इस वाले पार्ट का जितना है उतना इस वाले पार्ट का है। तो दिस रे इज बाइसेक्टिंग द एंगल एंड दिस रे इज बाइसेक्टिंग दिस राइट एंगल। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या है बेटा? टारगेट है हमारा कि हमें क्या करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? अगर मान लो वो ए बी सी और इसको डी नाम देते हैं, तो बीसी जो है और ओडी जो है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। बीसी और ओडी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया आपकी इन सेंटर। तो कैसे निकाला जाएगा इन सेंटर फिर? हाँ बेटा, तो BC का इक्वेशन अगर मुझे निकालना है तो B मेरे पास पॉइंट है, तो अगर मैं कोई और पॉइंट ले लेता हूँ इसके ऊपर का, तो मुझे क्या मिलेगा? लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ ना। तो क्या मैं C पॉइंट निकाल सकता हूँ? कैसे? अभी निकाला था, कैसे निकालेंगे बेटा? इन ट्रायंगल OBC, हाँ बेटा, OB बाय BA इज इक्वल टू क्या लिखूं? चलो OB बाय BA क्या लिखूं? OB बाय BA क्या लिखूं? OC बाय अरे बाइसेक्ट कौन कर रहा है? ये भाई साहब बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी अभी जो देखी थी, तो भाई हाँ, चेहरा रे तुमचा चेहरा असं ना कधी जाऊ। हाँ हाँ भाई, वो भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। चलो भैया वो भी होता है। चलो हाँ, वो भी कितना है? 8 है डिवाइडेड बाय BA कितना है? BA कितना है? 10। तो दिस इज OC बाय CA 8 बाय 10। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? 4/5। तो दिस इज इक्वल टू 4/5। ये हो गया 4:5 एंड देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ C के कोऑर्डिनेट्स निकाले जाएंगे। तो C के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे? ओके, 4,0 सीधे तरीके से आएंगे, x एक्सिस के ऊपर है। हाँ, अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है बेटा? OD का इक्वेशन निकालना है। यस, ओरिजिन में से पास हो रहा है और 45 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो y = mx हो जाएगा, दैट इज y = x। ठीक है, हाँ, तो इसका इक्वेशन एक करते करिए। ये पूरा 90 डिग्री है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो OD का इक्वेशन कैसे निकलेगा? इसका इंक्लिनेशन कितना है बेटा? 45 डिग्री का है, तो स्लोप क्या आएगा? 1 आएगा, तो y = mx हो गया। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन क्या होता है? y = mx होता है ना। तो C का पॉइंट ये थोड़ा आएगा। C का पॉइंट 24/99 क्या? C का पॉइंट, C का कोऑर्डिनेट, हाँ हाँ, वो 24/99 कैसे? 4:5। अरे वो तू किती बोल रहा है? मार्गदर्शन होतं मी भी तेना भाई आज से हिप्नोटाइज करता मालूम। मैंने भी इसको डिस्टेंस मान लिया। अब मैंने कहा होशियार बच्चा है, सही बोल रहा होगा। ये भी टीएन है ना भाई, क्या कर रहे हो? हाँ, वही फिर वही वाली बात हो जाती है। चलो ठीक है, तो C का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बेटा? mx2 मतलब प्लस nx1
डिवाइडेड बाय 9 m प्लस n, फिर m y2 मतलब 0 प्लस n y1 मतलब 0 डिवाइडेड बाय 9। 8 by 3 हाँ, कटिंग 8 by 3 8 by 3 छोटा चला हा ठीक आहे झालं आता रे अरे कुठे आहे आपलं काय चालू आहे बडो काम नाही सर दुसरे इक्वेशन ओडीचे इक्वेशन ओडीचे इक्वेशन सर ओडीचे इक्वेशन बीसीचे काढायचे हा बीसी चे काढायचे सी चे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला भेटलेले सी चे कोऑर्डिनेट झालेले 8 by 3, 0 चला हे पहिले बीसी काढून घेऊ बरं लय ताण होईल हा इक्वेशन ऑफ बीसी काढूया हाँ भैया इक्वेशन ऑफ बीसी चलिए इक्वेशन ऑफ बीसी y minus y1 divided by x minus x1 is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो ये क्या बन जाएगा y minus 8 by x is equals to minus 8 divided by 8 by 3। 8 कैंसिल हो गया ये बन गया minus 3 तो y minus 8 is equals to minus 3x तो बन जाएगा 3x plus y is equals to 8। बघा रे भैया एक बरोबर आहे का आजचे दिवस ते करणे दिसत नाही ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन किसका मिल गया बेटा बीसी का मिल गया। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सर ने कोई फॉर्मूला नहीं बताया डायरेक्ट है ना ज्यादा आसान है कि कैसे है मतलब कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके निकाला जा सकता है क्या है फॉर्मूला किसी को भी नहीं ध्यान में x1 sin देखो ये लंबा प्रोसेस लग सकता है लेकिन टाइम नहीं लगता कैलकुलेशन में x1 sin 2a plus x2 sin 2a plus x3 sin हाँ मतलब वही थोड़ा बड़ा है ना हाँ हाँ तो इसलिए मेथड समझना जरूरी है और ये आसान है मतलब इसमें टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। हाँ चलिए अब बताइए हाँ बेटा अभी ओडी का इक्वेशन लिखना है तो रेशो कैसा बनेगा आपका ओबी बाय ओए हाँ अभी ओडी का अभी बीसी का निकाला ना हमने हाँ तो ओडी का वाई स्क्वायर के साथ ओ ओडी का इक्वेशन निकाला हुआ है बेटा y इक्वल्स टू ठीक है। हाँ तो ओडी का इक्वेशन आपके पास है इसका भी इक्वेशन आपके पास है तो बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो सॉल्विंग x is y is equals to x solving y is equals to x and 3x plus y is equals to 8 simultaneously we get चलिए क्या मिलेगा बेटा हमें y की जगह पर रखेंगे x तो 4x is equals to 8 तो x का वैल्यू कितना आया बेटा 2 and therefore y भी कितना आएगा 2 and therefore in center has coordinates 2, 2 मतलब मुझे लगता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है ना सही है लिख लो। अभी आपको होमवर्क है बेटा आज कौन सा डे है आज सैटरडे है कल संडे है आइतवार कल आइतवार है तो भैया आइतवार और मंडे का दिन आपके पास है वैसे आपको मंडे का टेस्ट है क्या किसी फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट है हाँ वो तो आप कर ही लोगे ऐसे ही वो बस अभी 2 दिन में ट्यूसडे को जब आएंगे तो मतलब चेहरे के ऊपर हंसी लेके आइए कि भैया हमने मिसलेंस पूरा सॉल्व कर लिया है ना ट्यूसडे को टेस्ट है बताओ किस चीज का मैथ्स में किस चीज का स्ट्रेट लाइन सर्कल बताओ हो जाएगा आपका नहीं मतलब टेस्ट के हिसाब से हो जाएगा ना फिर आपका भी हाँ तो स्ट्रेट लाइन सॉल्व करो अभी मिसलेनियस तो टेक्स्ट बुक खत्म हो जाएगा ना फिर आपका। हाँ चलो लिखो फास्ट लिखो फैमिली ऑफ लाइन्स बता देता हूँ फिर हाँ बेटा कल मिलते हैं।